हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका मेडिकल का एग्जाम हो, चाहे आईआईटी का एग्जाम्स हो, यहाँ से क्वेश्चन आपके पिक किए जाते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स हो, बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भाई, चैप्टर का नेम है दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ये जो आपका केमिकल वर्ड दिया हुआ है, केमिकल से आपको मिल जाएगा केमिकल रिएक्शन। चलिए मैं ये पार्ट लिख देता हूँ, केमिकल रिएक्शन मिल गया भाई। ये केमिकल से मिल जाएगा आपको केमिकल रिएक्शन, और काइनेटिक्स से आपको मिल जाएगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट हो गया और मैकेनिज्म हो गया, रेट एज वेल एज मैकेनिज्म मिल जाता है। मैकेनिज्म किसका? केमिकल रिएक्शंस का। तो इन जनरल अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करूं तो केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। बहुत ही सिंपल पार्ट हो गया। तो यहां पर हम बातचीत करते हैं बेसिकली इन केमिकल काइनेटिक्स ये जो हो गया, तो केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ केमिकल reactions and its mechanism। ये रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट होती है या 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, कौन सा स्टेप फास्ट होता है, कौन सा स्टेप स्लो होता है। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हम ये सभी पार्ट मैकेनिज्म में स्टडी करते हैं। ठीक है भाई, तो केमिकल काइनेटिक्स में जो पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। ठीक है भाई, अगर हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ रिएक्शंस हैं बहुत ही फास्ट रेट में होती हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कंप्लीट हो जाती हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कुछ रिएक्शंस हैं तो जिनको कंप्लीट होने के लिए ईयर्स लग जाते हैं, डेकेड्स लग जाते हैं, और कुछ रिएक्शंस होते हैं जो मॉडरेट रेट में कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे 1 आवर में, 30 मिनट्स में, 24 आवर्स में, विदिन 24 आवर्स में, 1 और 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाती हैं। तो खासतौर से यहाँ पे आपको 3 टाइप की केमिकल रिएक्शंस देखने के मिलेंगे जो डिफरेंट रेट में हो रही हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अगर जो एक केमिकल रिएक्शन होती है इन जनरल केमिकल रिएक्शंस, तो अगर हम रेट के बारे में बात करें, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है भाई, द रेट ये हो गया, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करें तो एक जो केमिकल रिएक्शन होती है बहुत ही फास्ट रेट में होती है, जो बहुत ही फास्ट रेट में होती है। ठीक है, एक जो केमिकल रिएक्शन होती है जो बहुत ही स्लो रेट में होती है। ठीक है, एक और केमिकल रिएक्शन होती है जो मॉडरेट रेट में होती है, मॉडरेट रेट में होती है। ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करें तो ये 3 डिफरेंट रेट आपको केमिकल रिएक्शंस में देखने को मिलेंगे। ये एक रिएक्शन जो बहुत ही फास्ट रेट में होती है। अच्छा, जो फास्ट रेट में होती हैं तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती हैं, ये कंप्लीट हो जाती है इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक है, कंप्लीटेड यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत ही छोटा पार्ट है, कंप्लीटेड इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो गया। जैसे एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो जितनी एसिड बेस रिएक्शन होती है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती हैं, कंबशन से रिएक्शंस हो गई, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती हैं, तो ये बेसिकली क्या होती हैं, सभी फास्ट रिएक्शन होती है और ये डेंजरस रिएक्शन भी होती है, क्योंकि ये रिएक्शन हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, इनमें से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखने जाएँ तो ये एडिशन ऑफ सोडियम इन H2O, देखिए एडिशन ऑफ सोडियम इन H2O, एडिशन ऑफ मैग्नीशियम इन H2O अगर डालेंगे तो हीट इज रिलीज, तो बहुत ही जल्दी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज आल्सो रिलीज। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन आपकी क्या होती हैं, फास्ट रिएक्शन होती है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है भाई, अच्छा अगर मैं स्लो रिएक्शन के बारे में बात करूं तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, आयरन में जंग लगना। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें ईयर्स लग जाते हैं, डेकेड्स लग जाते हैं, बहुत ही स्लो रेट होती है। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है कि इनमें जो टाइम इंटरवल होता है बहुत ही लार्ज होता है, इनमें टाइम इंटरवल बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कंप्लीट हो जाती हैं। जो आपकी स्लो रेट में रिएक्शंस होती है इनमें टाइम इंटरवल बहुत ही ज़्यादा होता है, इनमें ईयर्स लग जाते हैं, मंथ्स लग जाते हैं, डेकेड्स लग जाते हैं इन रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए। तो कंप्लीटेड, हियर वी हैव कंप्लीटेड in large interval of time, large interval
ऑफ टाइम, ये हो गया। तो इनमें टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो इसको आप बोल सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। ये पार्ट तो आप लोग देखते होंगे अपने डे टू डे लाइफ में। अच्छा, अब बातचीत करते हैं यहाँ पर मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में, जो ना तो फास्ट है ना तो बहुत ही स्लो है, जो मॉडरेट रेट में हो रही हैं। ये रिएक्शन चाहे आप समझ सकते हैं 1 आवर में कंप्लीट हो जाती है, 1 to 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। जैसे हम खाना खाते हैं, भाई ब्रेकफास्ट करते हैं तो 2-3 आवर्स में डाइजेशन हो जाता है। तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड, ये क्या है आपका केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है। फिर लंच करते हैं, लंच के 3-4 आवर्स के बाद में हमें भूख लगती है तो एक रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो ये मॉडरेट रेट में रिएक्शन होती हैं जो आपके कुछ पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम मॉडरेट रेट कंप्लीटेड इन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पर लिख सकते हैं इंटरवल ऑफ टाइम, इन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है भाई। अगर यहाँ पर एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो ये हो गया आपका डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, ये हो गया, ये पार्ट हो गया, ठीक है। या अगर आप देखें कि एडिशन ऑफ शुगर टू वाटर, एडिशन ऑफ सॉल्ट टू वाटर, ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो मॉडरेट रेट में होती है। ऐसा नहीं कि आपने शुगर डाला इमीडिएटली वो शुगर वाटर में डिसअपीयर हो गया, इमीडिएटली इट विल टेक सम टाइम टू डिजॉल्व, ठीक है। तो कुछ समय हो सकता है कि 1 मिनट हो या 30 सेकेंड हो, कुछ ना कुछ समय तो लेगा। तो इसमें से क्या होता है कि इन रिएक्शंस को हम किस कैटेगरी में स्टडी करते हैं, मॉडरेट रेट में जो होती हैं उसको मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शंस के अंतर्गत हम इन केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। अब देखिए भाई, केमिकल काइनेटिक्स में जो केमिकल रिएक्शंस आपको स्टडी करनी है एक पर्टिकुलर रेट में जो हो रही हैं, तो आपको ना तो फास्ट रिएक्शन स्टडी करनी है ना तो आपको स्लो रेट में रिएक्शन स्टडी करनी है। जो रिएक्शंस हम लोग स्टडी करते हैं दैट इज रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जो मॉडरेट रेट में हो रहे हैं इन रिएक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ये रिएक्शंस बहुत ही डेंजरस रिएक्शंस होती हैं क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, इस वजह से इन रिएक्शंस को हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। इनकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ये स्लो रेट में होती हैं, बहुत ही समय लग जाता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग रिएक्शंस होती हैं, इस वजह से इन रिएक्शंस को हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। हम उन रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं जो 30 मिनट्स में, विदिन मिनट्स में, या तो 1 आवर में, 2 आवर्स में, 3 आवर्स में, विदिन 24 आवर्स में या 1 और 2 डेज में कंप्लीट हो जाती हैं। तो वो मॉडरेट रेट में रखा गया है। तो हम बेसिकली मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन उन केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जो जिनका रेट ऑफ रिएक्शन मॉडरेट रेट में है, ठीक भाई। तो चलिए अब बातचीत करते हैं। यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है, मॉडरेट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अंडर मॉडरेट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको 2 टाइप की केमिकल रिएक्शन स्टडी करनी है। ये हो गया आपका मॉडरेट रेट, ये मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको 2 टाइप की केमिकल रिएक्शंस स्टडी करनी है, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये हो गया आपका एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है भाई। और एक जो दूसरा होता है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है भाई। तो चलिए इन रिएक्शंस के बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम बातचीत करते हैं एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ये हो गया भाई एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसका मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, इट इज द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इट इज द चेंज इन द concentration, it is the change in the concentration of reactants or products, ये हो गया आपका reactants or products पर यूनिट टाइम हो गया, ठीक है। अगर इसका आप फार्मूला लिखना चाहें तो ये हो गया एवरेज रेट इज इक्वल टू एवरेज रेट, ये आर हो गया,
इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट R हो गया और प्रोडक्ट P हो गया, ठीक है भाई। अब पर यूनिट टाइम, ये टाइम हो गया भाई। अच्छा, लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन को मोलारिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोलारिटी, ठीक है भाई। और टाइम हो जाएगा क्या, सेकेंड हो गया, मिनट भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम यूनिट के बारे में बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोलारिटी पर सेकेंड हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलारिटी पर सेकेंड हो गया। मोलारिटी को मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, तो ये मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये हो गया यूनिट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है भाई। अच्छा, ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे मैं वर्ड लिखा हुआ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जब तक कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती है तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेता हूँ, जैसे ए गैसेस स्टेट में है, यहाँ पर बी हो गया ये गैसेस स्टेट में, और ये सी हो गया आपका गैसेस स्टेट में। ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है भाई। अच्छा, ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए भाई, ये रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए। तो शुरुआत में जब रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुई है तो इनकी क्वांटिटी 100% होगी, 100%। और जब रिएक्शन स्टार्ट होने लगती है तो दोनों की क्वांटिटी डिक्रीज होने लगेगी। दोनों की क्वांटिटी क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। दोनों की क्वांटिटी डिक्रीज होने लगेगी क्योंकि इनका कंजप्शन शुरू हो जाता है। ये रिएक्टेंट्स कंज्यूम होने लगते हैं रिएक्शन में, और जैसे जैसे इनका कंजप्शन इंक्रीज होने लगता है वैसे वैसे द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट भी इंक्रीज होने लगता है। मतलब ये इनका कन्वर्जन प्रोडक्ट में शुरू हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इनका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का इंक्रीज हो रहा है। तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज हो रहा है तब भी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो जब तक कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रही है तब तक इन रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता रहेगा, ठीक है भाई। अब अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो ये पूरे के पूरे रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपके दोनों लिमिटिंग रिएक्टेंट हैं तो दोनों कंप्लीट हो, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पूरी की पूरी रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाती है तो रिएक्टेंट बचेंगे नहीं, केवल आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए भाई, रिएक्शन चल रही है, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन की कुछ पर्टिकुलर रेट में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही होगी। उस वक्त इनके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा होगा। अब देखिए, और वो कुछ ना कुछ टाइम रहा होगा जब ये रिएक्शन स्टार्ट होती है और फिर इसके बाद में जब एंड होती है तो कुछ ना कुछ टाइम पीरियड में रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हम यहाँ पर प्लग इन करते हैं, जो इनके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता है वो वैल्यूज हम यहाँ पे प्लग इन करते हैं। अब दोनों को डिवाइड करके हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज दैट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो टाइम हो गया, तो ये कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी हो गया और टाइम क्या हो गया, सेकेंड हो गया। मिनट भी कर सकते हैं, कभी कभी आर भी डाल देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हो गया। तो इन जनरल द यूनिट जब हम लोग यूज करते हैं ये मोलारिटी पर सेकेंड या मोलारिटी मोल पर लीटर पर सेकेंड ये यूनिट हो जाता है, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, किसी भी हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शंस के लिए हमें कैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है, चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने सीखा हुआ है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है भाई। हम लोग एवरेज रेट को कंटिन्यू किए हुए हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है भाई। तो जैसा कि केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होता है और साइमल्टेनियसली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, ठीक है भाई। तो जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ये रिएक्टेंट हो गया और ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, जब रिएक्शन हो रही होगी डिक्रीज होगा, और इसका कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है भाई। अब ये पार्ट ध्यान दीजिए, इस केमिकल रिएक्शंस के लिए अगर मुझे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है, अगर इसके पहले अगर इस पार्ट को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, देखिए भाई, तो ये हो गया आपका, ये टाइम हो गया भाई, ठीक है। और ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी कर दिया, मोल पर लीटर कर लीजिए, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ रिएक्टेंट और यहाँ पर मैंने कर लिया प्रोडक्ट, ठीक है। ध्यान दीजिए, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो देखिए, जब रिएक्शन होती है तो इस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज होगा,
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ से 0 1 2 3 4 या 0 10 20 30 40 50 और यहाँ पर ये 100% हो गया। तो अभी शुरुआत में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है उस वक्त प्रोडक्ट की क्वांटिटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है भाई। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 100% दिया हुआ है, ठीक है। और जब रिएक्शन शुरू होने लगती है तो इसका कंजप्शन शुरू हो जाता है, तो इसकी क्वांटिटी डिक्रीज होने लगती है। तो क्या हो गया, इसका क्वांटिटी ऐसे डिक्रीज होने लगता है, ऐसे ऐसे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। अब देखिए भाई, जैसे जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम होता जा रहा है वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा, ये पार्ट हो गया। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है। और ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये पार्ट हो गया। तो इस पोर्शन को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें ग्राफ के थ्रू तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा भाई, अगर इस रिएक्शंस के लिए अगर आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, R इज इक्वल टू R, मतलब ये हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है भाई। अब देखिए ये तो पार्ट हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जैसे कि शुरुआत में इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन 100% है या 20 मोल पर लीटर दिया हुआ है, 20 मोल पर लीटर दिया हुआ है, तो जब रिएक्शन होगी तो 20 से कम हो जाएगा, ठीक है, 20 से कम होने लगेगा। तो इसके कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज भी होगा। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में या पर्टिकुलर टाइम में जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है उसको हम एवरेज रेट में एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए भाई, एवरेज रेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा डेल्टा आर। डेल्टा आर का मतलब क्या है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा बोल सकते हैं। डेल्टा आर दैट इज द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। पर यूनिट टाइम को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है भाई। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइम भी तो चेंज हो रहा है। शुरुआत में रिएक्शन नहीं स्टार्ट है तो टाइम इज इक्वल टू 0 हो गया, परंतु कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज चेंज इन टाइम आल्सो, तो डेल्टा टी हम लगा देते हैं। अब देखिए भाई, सिंस इस रिएक्टेंट का कंजप्शन हो रहा है, इस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव साइन से। तो इन केस ऑफ रिएक्टेंट आप नेगेटिव सिंबल लगाएंगे। इस नेगेटिव साइन का सिंबल का मतलब केवल यही है, नेगेटिव सिंबल का मतलब केवल यही है कि इसके कॉन्सेंट्रेशन में कमी हो रही है, इसका कंजप्शन हो रहा है। अब इज इक्वल टू अगर मैं एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट निकालना चाहूँ तो वही हो जाएगा डेल्टा पी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। शुरुआत में प्रोडक्ट था ही नहीं जब रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुई, परंतु जब रिएक्शन स्टार्ट होने लगती है तो इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होने लगती है, तो दैट इज आल्सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। अब देखिए सिंस इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर हम प्लस साइन लगा देते हैं। प्लस साइन केवल यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप दिमाग में रखें। अच्छा भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक जो कॉन्सेप्ट मैंने मेंशन किया हुआ है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए आप एवरेज रेट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अगर एक मैं हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन ले लेता हूँ, उसमें कुछ कोफिशिएंट्स भी दिए हुए हैं, इसमें अगर आप देखें तो कोफिशिएंट नहीं दिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया 2A ये गैसेस स्टेट में, ये 3B ये गैसेस स्टेट में, और यहाँ पर मैं C कर लिया ये गैसेस स्टेट में हो रही है। ये केमिकल रिएक्शंस दी हुई है। इस केमिकल रिएक्शन में कोफिशिएंट्स भी लगे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट्स लगे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हैं। इसमें 1 हो गया, 1 कर दिया भाई, ये ऐसे कर सकते हैं। अगर इस केमिकल रिएक्शन के लिए मुझे एवरेज रेट का एक्सप्रेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए भाई, सबसे पहले आप फोकस करिए रिएक्टेंट में, ठीक है। सबसे पहले आप फोकस करिए रिएक्टेंट में, तो ये आपका रिएक्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। ये रिएक्टेंट दिया हुआ है, तो इसमें अगर आप ध्यान दीजिए, इसमें से इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि रिएक्टेंट है। तो इसको आप क्या मैं डेल्टा या माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं, यही पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A पर यूनिट टाइम,
ठीक है, सिंस इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगर मैं प्रोडक्ट इसमें से दूसरे रिएक्टेंट के बारे में बात करूं बी के बारे में, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन में भी कमी आ रही है, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी कर सकते हैं, आप कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट लिखना चाहूँ तो यहाँ पर डेल्टा सी और अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ऐसे लगा देते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, जो कोफिशिएंट्स दिए हैं हमेशा दिमाग में रहे कि ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं इनको 1/, में लिखते हैं, 1/, फ्रैक्शन में लिखते हैं। ये 2 दिया है तो इसको आप लिखेंगे 1/2, ये 3 दिया है तो इसको लिखेंगे 1/3, और ये 1 दिया है तो 1/1 का मतलब सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स दिए होते हैं उन कोफिशिएंट्स को हमेशा आपको 1/, में लिखना है। 1/2, ये 3 है 1/3, अगर यहाँ पर 4 होता 1/4 हो जाता। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें। जब कभी भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी हाइपोथेटिकल या किसी भी एक्चुअल केमिकल रिएक्शन के लिए, रियल केमिकल रिएक्शन के लिए अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें जो लगे हुए कोफिशिएंट्स होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं बिफोर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, उनको 1/, करके लिखते हैं। ठीक है, 1 अपान करके लिख देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एक और केमिकल रिएक्शन, रियल केमिकल रिएक्शन से ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर हो गया आपका N2, ठीक है, ये गैसेस स्टेट में, फिर इसके बाद में ये 3 हाइड्रोजन ये हो गया, फिर इसके बाद में ये हो गया आपका 2NH3, ये भी आपका गैसेस स्टेट में है। और इस केमिकल रिएक्शंस के लिए मुझे एवरेज रेट का एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए ये N2 है तो डेल्टा N2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस पर यूनिट टाइम, और इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो नेगेटिव साइन लगा दूंगा। ठीक है, अगर मैं एवरेज रेट हाइड्रोजन गैस के लिए लिखना चाहूँ तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H2 अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा T, और यहाँ पर भी आपको नेगेटिव साइन लगाना है क्योंकि ये भी आपका रिएक्टेंट है। अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो इक्वल टू डेल्टा NH3 अपान क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा T हो जाएगा। सिंस ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे, ये पॉजिटिव साइन लगाएंगे। ठीक है भाई, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। ठीक है, ये पार्ट हमें मिल गया। अगर मैं कोफिशिएंट के बारे में बात करूँ तो 1 दिया 1/1, ये 3 दिया है तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 1/3, ये 2 दिया है तो इसको करिए आप 1/2, ये पार्ट। ठीक है, तो जो कोफिशिएंट से दिए होते हैं इनको 1/, या 1/, करके लिखते हैं किसमें, टू एक्सप्रेस द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पार्ट आपको न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में देखने पर को मिलेगा। अब देखिए भाई, इसके बाद में अगर मैं बात करूं द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट निकालना है या डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालना है तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए भाई, अगर मैं इस रिएक्शंस के बारे में बात करूँ, ठीक है, इस रिएक्शंस के बारे में, चलिए इस पोर्शन को मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए। ठीक है, यहाँ पकड़ देता हूँ, ये इस पोर्शन को हटा देता हूँ। अब ध्यान दीजिए भाई, ये हो गया आपका रिएक्शन, ये रिएक्शन से दिया हुआ है आपका, ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इन जनरल यहाँ पे क्या होगा, जिस रेट से इसका कंजप्शन हो रहा है, जिस रेट से इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, उसी रेट से इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। जिस रेट से ये डिसअपियर हो रहा है रिएक्टेंट साइड, उसी रेट से ये अपीयर होगा। तो यहाँ पर हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एक सेंटेंस में लिख देता हूँ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस, हमेशा रिएक्टेंट लिखा होता है क्योंकि रिएक्टेंट का ही कंजप्शन होता है। ठीक है, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इज इक्वल टू रेट ऑफ ये हो गया आपका अपीयरेंस, ये हो गया भाई अपीयरेंस। ठीक है भाई, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, ये हो गया आपका रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, ये हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ये हमेशा रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा और ये हमेशा प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करेगा। ठीक है भाई, अब देखिए, अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो ध्यान दीजिए, इन कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस वी डू नॉट यूज कोफिशिएंट।
ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में ये कोफिशिएंट्स को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। अगर हम रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बारे में बात करें तो वहाँ पर हम कोफिशिएंट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये फ्रैक्शन में हम नहीं लिखते हैं। देखिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए भाई, अगर मुझे कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, डिसअपीयरेंस हमेशा आएगा रिएक्टेंट के लिए, अपीयरेंस किसका आएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये प्रोडक्ट के लिए। तो अगर मुझे लिखना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये हो गया डिसअपीयरेंस, ये हो गया। अगर रिएक्टेंट के बारे में बात करूँ, रिएक्टेंट ए के बारे में बात करूँ तो ये हो जाएगा नेगेटिव साइन हम लगाएंगे भाई, क्योंकि इसका डिसअपीयरेंस हो रहा है, और ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। दिमाग में रखें भाई, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अगर किसी भी क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछता है भाई, किसी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछता है कि भाई कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए, तो आपको माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी कैलकुलेट करना है। इस कोफिशिएंट को आप कंसीडर नहीं करेंगे, कोफिशिएंट हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर हम बातचीत करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। अच्छा, अगर मैं रेट ऑफ अपीयरेंस के बारे में बात करूँ, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, आप प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो सी है प्रोडक्ट, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ये अपीयर होगा, जैसे ये डिसअपीयर होंगे उसी रेट से ये अपीयर होने लगेगा। सिंस इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव मेंशन करेंगे और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में आपको कोफिशिएंट्स को कंसीडर करना है, बट इन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस में कोफिशिएंट्स को कंसीडर नहीं करना है। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये पार्ट आपको देखने को मिलेगा कि इसमें न्यूमेरिकल में, ठीक है। चलिए इसके बाद में मैं एक न्यूमेरिकल से ले लेता हूँ और देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को वहाँ पर हम कैसे अप्लाई करते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन दिया हुआ है, इट सेज इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन से दिया हुआ है, ठीक है भाई। ओजोन का कन्वर्जन ऑक्सीजन गैस में हो रहा है, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस रिएक्शन से दी हुई है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो ये कोफिशिएंट से दिए हुए हैं, ये कोफिशिएंट से दिए हुए हैं, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है भाई। अच्छा, क्वेश्चन सेज इफ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का अपीयरेंस होता है, कभी भी इसका डिसअपीयरेंस नहीं होता है, ठीक है। इफ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 इज 90 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ मोलर पर सेकेंड दिया हुआ है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ओजोन एट द सेम टाइम, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करना है और रेट ऑफ अपीयरेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं इस रिएक्शन का एवरेज रेट एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ, आसानी से लिख सकते हैं। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम्स माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा O3 अपॉन डेल्टा T हो जाएगा। ये 2 दिया है कोफिशिएंट्स, इसको 1/2 कर दूंगा, कर सकते हैं। एवरेज रेट में इन कोफिशिएंट्स को कंसीडर करना है, ठीक है। इज इक्वल टू, अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो सिमिलरली इसको क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1/3 और डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T कर सकते हैं। ये हो गया भाई। इस केमिकल रिएक्शंस के लिए एवरेज रेट का एक्सप्रेशन ये मिल गया आपको, ठीक है भाई। अच्छा, अब ध्यान दीजिए भाई, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O3 आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपको कैलकुलेट करना, डिसअपीयरेंस किसका, O3 का कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई। तो जब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो चाहे रेट ऑफ अपीयरेंस हो, उसमें हम कोफिशिएंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब देखिए भाई, ये कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा डेल्टा O3 अपॉन डेल्टा T, और सिंस ये आपका क्या है भाई, ये है आपका क्या हो जाएगा भाई, ये रिएक्टेंट है, इसका डिसअपीयरेंस हो रहा है तो नेगेटिव साइन लगा देंगे, मतलब ये अब पोर्शन आपको कैलकुलेट करना है, ये पोर्शन आपको कैलकुलेट करना है, इसका रेट आपको कैलकुलेट करना है, माइनस डेल्टा ओजोन डिवाइडेड बाई डेल्टा T, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पोर्शन, अगर आप देखें ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 1/2 हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू, अगर आप चाहें
ये तो कहिए तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन से मैं निकाल रहा हूँ भाई रेट ऑफ, क्या निकाल रहा हूँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ओजोन। ये माइनस हो गया, ये माइनस डेल्टा O3 अपॉन डेल्टा टी, और जब ये 2 उधर ट्रांसफर करेंगे राइट साइड तो इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 हो जाएगा, और डेल्टा O3 अपॉन क्या हो जाएगा, नो सॉरी O2 अपॉन ये डेल्टा टी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये हो गया, मिल जाएगा। ये होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ओजोन रिएक्टेंट। कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई, अगर इस पोर्शन को ध्यान दें, डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी क्या होगा भाई, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। ध्यान दीजिए, आज इस रिएक्शन में अगर आप लिखना चाहें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना चाहें तो क्या मिलेगा भाई, डेल्टा O3 अपॉन डेल्टा टी, ये माइनस हो जाएगा। रेट ऑफ अपीयरेंस के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी, और इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 इज दिस, द डेटा इज गिवन देयर। बोलिए अगर इस डेटा को यहाँ पे प्लग इन कर देता हूँ, इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, आप कोर्स कर सकता हूँ। चलिए प्लग इन करते हैं, ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 5, ये मोलर पर सेकेंड हो गया। ये 30 हो जाएगा, ये इक्वल टू 60 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 5। फिर इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे 6.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ये हो जाएगा मोलर पर सेकेंड हो गया, मोलर पर सेकेंड हो जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ से जो आपको मिल रहा है माइनस डेल्टा O3 अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा 6.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 4 मोलर पर सेकेंड। इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने इस रिएक्शंस के लिए एवरेज रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है, एवरेज रेट का एक्सप्रेशन लिखा। फिर इसके बाद में हमने रेट ऑफ अपीयरेंस, नो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डेल्टा O3 अपॉन डेल्टा टी इंक्लूडिंग माइनस, ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इस एक्सप्रेशन से इसका डेटा दिया हुआ है, ये डेटा हमें कैलकुलेट करना है, तो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये पार्ट हो गया। चलिए इसके बाद में एक और न्यूमेरिकल लेते हैं और फिर इसके बाद में उसको डिस्कस करते हैं। बोर्ड में सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ, ये क्वेश्चन आपका CET एग्जाम्स में 2006 में पूछा गया है भाई, 2006 में, ठीक है। CET एग्जाम्स में EAM CET में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2006 में। अब ध्यान दीजिए भाई, क्वेश्चन से ऑब्जर्व द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे अगर आप देखें एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, A + 3B इज इक्वल टू 2C। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन माइनस DA अपॉन DT दिया हुआ है भाई। यहाँ पे अगर आप देखें कोई भी कोफिशिएंट्स नहीं दिया हुआ है। कोफिशिएंट्स मतलब क्या है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट A के बारे में बातचीत कर रहा है। रिएक्टेंट A इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तभी माइनस लगा हुआ है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। A is 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर मिनट दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस DB अपॉन DT, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B पूछ रहा है, इसमें कोफिशिएंट्स नहीं लगा हुआ है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B के बारे में पूछ रहा है, कैलकुलेट करना है मोल पर लीटर पर मिनट, और ये ऑप्शन से दिए हैं, ठीक है भाई। अच्छा, इस केमिकल रिएक्शन के लिए अगर आप देखें तो A का डेटा दिया हुआ है और B का डेटा हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A दिया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, अगर इन दोनों रिएक्टेंट के लिए मुझे अगर एवरेज रेट एक्सप्रेशन लिखना पड़े तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिए, ये A दिया है, क्या मैं इसको आप ऐसे कर दीजिए DA अपॉन DT कर सकते हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है ना, ये नेगेटिव कर दिया, कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 दिया तो 1 बाई 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू। यहाँ पे अगर आप देखें तो B दिया तो यहाँ पर DB अपॉन DT कर सकते हैं, DT कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव कर दीजिए। यहाँ पर एक कोफिशिएंट दिया हुआ है 3 दिया तो इसको 1/3 कर देते हैं। प्रोडक्ट के बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने ही से हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखिए भाई, अगर आप ध्यान दें तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, ये पोर्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है, ये नेगेटिव दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये नेगेटिव
ये आपका नेगेटिव दिया हुआ है और ये dB/dt आपको कैलकुलेट करना है, dB/dt। ठीक है भाई। अब देखिए इस पोर्शन से क्या मैं dB/dt निकाल सकता हूँ, -dB/dt ऑफ कोर्स मैं निकाल सकता हूँ। ध्यान दीजिए यहाँ से आपका -dB/dt हो गया भाई, -dB/dt। ये 3 आप ट्रांसफर कर दीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लाइड बाई dA/dt हो जाएगा, dA/dt हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो dA/dt की वैल्यू दी हुई है, dA/dt कहाँ है, dA/dt ये -dA/dt, ये नेगेटिव साइन भी लगा हुआ है इसी के साथ में। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई। तो ये -dA/dt की वैल्यू हमें मिल गया, तो इसको आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -dA/dt ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इसका डेटा कितना दिया हुआ भाई, ये दिया 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। तो क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हैं, बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ हो जाएगा, 3 3 9 10⁻³ और ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी ये हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मोल रेशियो बेसिकली जो दिए हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ध्यान दीजिए जब आप कभी भी रिएक्टेंट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस के बारे में बात करें तो वहाँ पर कोएफिशिएंट आपको यूज नहीं करना है, वो ट्रांसफर कर दीजिए अदर साइड। ठीक है। इसके बाद में हम चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जो आपका IIT एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। बोर्ड में 3rd क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका IIT में 2009 में पूछा गया भाई, 2009 में। ठीक है। JEE मेन के एग्जाम में पूछा गया है। आप ध्यान दीजिए भाई, क्वेश्चन सेज इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन दी हुई है। ठीक है। ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन दी हुई है। ठीक है। अच्छा, इसमें बोल रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2। अगर अपीयरेंस है मतलब ये आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट दिया है। ठीक है। ये Br2 ब्रोमीन हो गया, इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट होना चाहिए ब्रोमाइड आयन। कहाँ पर दिया, ये ब्रोमाइड आयन हो गया। ठीक है। एज फॉलोज। ठीक है। यहाँ पे आपको रिलेट करना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2 विथ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन आपका रिएक्टेंट है जिसका डिसअपीयरेंस हो रहा है, और ये ब्रोमीन आपका हो गया जो लिक्विड स्टेट में, ये आपका प्रोडक्ट है जिसका अपीयरेंस हो रहा है। मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है भाई। आप ध्यान दीजिए। तो आपको इस इंटायर इक्वेशन में इस पार्ट पर फोकस करना है भाई, इस पोर्शन पर, और दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। आपको करना क्या है, यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन निकालना है भाई, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन। अब देखिए भाई, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका dBr माइनस और ये आपका dt हो जाएगा। सिंस इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, माइनस लगा देंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो जाएगा, ये हो गया -dBr माइनस अपॉन dt हो जाएगा। ध्यान दीजिए कोफिशिएंट हम यूज नहीं करेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में या अपीयरेंस में, कोफिशिएंट नहीं यूज करते हम। ध्यान दीजिए भाई, अगर इस पोर्शन के लिए, इस रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट के लिए अगर मैं एवरेज रेट का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिए। ये आपका 5 है तो 1/5 कर दीजिए, ये रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन लगा दीजिए, इसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा तो ये आपका dBr माइनस कर दीजिए, पर यूनिट टाइम होगा dt हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं प्रोडक्ट की तरफ जाता हूँ। ये 3 दिया हुआ है तो 1/3 कर दीजिए, ये प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव कर दीजिए, Br2 दिया, इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो dBr2 कर दीजिए, और अपान पर यूनिट टाइम हो गया। ध्यान दीजिए भाई, एवरेज रेट का एक्सप्रेशन लिख लीजिए, फिर इसके बाद में रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो भी आपको निकालना हो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। आपको क्या कैलकुलेट करना है, -dBr माइनस अपॉन dt, ये पार्ट आपको निकालना है। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दिया है आपका माइनस और dBr माइनस अपॉन dt, ये पार्ट आपको निकालना है। तो 1/5 उधर ट्रांसफर कर दीजिए, सीधी बात। ठीक है भाई। तो इसमें अगर आप देखें
तो ये हो जाएगा आपका माइनस डी बी आर, ठीक है, ये माइनस हो गया अपन डी टी हो गया। जब 5 उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/3 हो जाएगा, और ये डी बी आर टू अपन डी टी हो जाएगा। ये हो गया, ये रिलेशन मिल जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप देखें डी बी आर टू, ये आपका 5/3 आ रहा है। 5/3 यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन ये दिया हुआ, नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो नेगेटिव साइन उधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर हट जाएगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव से डिवाइड कर दीजिए भाई, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। ये हो गया ये डी बी आर ब्रोमाइड आयन अपन डी टी इज इक्वल टू -5/3 डी, ये ब्रोमीन हो गया अपन डी टी हो जाएगा। ये फर्स्ट रिलेशन मिल जाता है। ये हो गया। देखिए क्वेश्चन काफ़ी लेंथी लग रहा है, परंतु जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले आप एवरेज रेट का एक्सप्रेशन लिखिए, फिर इसके बाद में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस जो भी आपको निकालना निकाल लीजिए, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट इज इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को भी हम आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इन रिएक्शंस में जो टाइम इंटरवल क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है भाई। अगर मैं इसकी डिफिनीशन लिखूं तो डिफिनीशन क्या होता है, इट इज द चेंज in the concentration of reactant or product at particular moment of time। ये हो गया भाई। It is the change in concentration of reactant or product at particular moment of time। at particular moment में जो rate of reaction हम कैलकुलेट करते हैं उसको instantaneous rate of reaction बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक रिएक्शन ले लेता हूँ, जैसे R हो गया रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट हो गया भाई। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए मान लिया जाए कि 20 मिनट्स लगता है, ठीक है। जो टाइम इंटरवल क्या होता है भाई, 20 मिनट्स में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब ध्यान दीजिए भाई, 20 मिनट्स के दरमियान में जो आपकी जो रिएक्शन चल रही है, जो प्रोग्रेस में है, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है भाई। 20 मिनट्स के बीच में 15 मिनट्स में या 10 मिनट्स में या 7 मिनट्स में एक पर्टिकुलर 20 मिनट्स के दरमियान में एक पर्टिकुलर मोमेंट में, जैसे एट 15 मिनट, जैसे 15 मिनट हो जाता है तब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। टाइम इंटरवल नहीं है, एट 15 मिनट एट पर्टिकुलर मोमेंट में जब आप इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे उसको हम बोलते हैं इंस्टैंटेनियस। इंस्टेंटली जो रिएक्शन प्रोग्रेस में चल रही है, ना तो हम स्टार्टिंग टाइम के बारे में बात करें, ना तो हम एंड टाइम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मिडल में जो टाइम है, जब रिएक्शन प्रोग्रेस में है तो इंस्टेंटली एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम जब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं इंस्टैंटेनियस। वर्ड ही लगा इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर इसी वजह से मैंने टाइम इंटरवल में नहीं लिखा हुआ, पर यूनिट टाइम नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है भाई, पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। इस वजह से इनमें टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल रहता है, ठीक भाई। इसमें अगर आप इस रिएक्शंस के लिए इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा R। इसके केस में D करेंगे, बहुत D मतलब डिफरेंस हो गया। जब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है उस वक्त हम D का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी हो गया तो डेल्टा यूज करेंगे, ठीक है। dr अपान dt हो जाएगा और नेगेटिव साइन लगा देंगे क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है भाई, ठीक है। इज इक्वल टू अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा dp अपान dt हो जाएगा, ठीक है। डी का मतलब क्या, डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, डिफरेंस इन टाइम, परंतु ये डिफरेंस आपका बहुत ही स्मॉल इन साइज होना चाहिए, तभी हम डी यूज करते हैं। ये हो गया आपका इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये हो गया। वही पैटर्न फॉलो करते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट है, परंतु यहाँ पर टाइम इंटरवल डिफरेंट होता है। इन केस ऑफ एवरेज, इन केस ऑफ इंस्टैंटेनियस टाइम इंटरवल का डिफरेंस रहता है,
ठीक है भाई, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के केस में होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस रेट होती है, इंस्टेंटेनियस के तो एक सेंटेंस लिख देता हूँ, when the time interval, एक सेंटेंस लिख लीजिए, when time interval डेल्टा टी, ये डेल्टा टी कहाँ पे यूज करते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में, बिकम्स, ये रीचेज जीरो, ठीक है। when time interval डेल्टा टी रीचेज जीरो, इंस्टेंटेनियस, सॉरी यहाँ पर लिख सकते हैं एवरेज रेट रीचेज इंस्टेंटेनियस रेट हो गया भाई, इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब ये है कि जब आपका टाइम इंटरवल जीरो हो जाता है उस वक्त एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कन्वर्ट हो जाती है केस में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब ये है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में जो टाइम इंटरवल होता है ऑलमोस्ट जीरो होता है, या ऑलमोस्ट बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर मोमेंट में हम कैलकुलेट करते हैं, पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। तो इस वजह से यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू या एवरेज रेट हो गया भाई, और यहाँ पे क्या होता है डेल्टा टी, ये आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। टाइम इंटरवल क्या हो जाता है, जीरो। तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात करें, चाहे हम एवरेज रेट के बारे में बात करें, तो यहाँ पर केवल टाइम इंटरवल का डिफरेंस रहता है, अदरवाइज रेस्ट पार्ट आपका कंप्लीट सेम ही रहता है। चलिए इसके बाद में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बातचीत करते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है भाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहला है आपका द नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है भाई, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब ध्यान दीजिए भाई, अगर रिएक्टेंट में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसका डिसोसिएशन स्लो हो जाएगा, और किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं तो उनका डिसोसिएशन सबसे पहले होता है, उनके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं ब्रेक होते हैं। जैसे अगर आप शुगर डालेंगे वाटर में तो शुगर के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे भाई, जो पार्टिकल्स है फर्दर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में स्प्लिट होंगे, ठीक है। तो अगर बॉन्ड्स वीक हैं तो आसानी से स्प्लिट हो जाएंगे, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो आसानी से स्प्लिट नहीं होंगे, तो उसका डिसोल्यूशन कम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है रिएक्टेंट की, वो अफेक्ट करती है द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे अगर हम बात करें जो सॉलिड होता है तो सॉलिड में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, ठीक है भाई। तो इसमें से अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, तो सॉलिड रिएक्टेंट में ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैस में होता है। तो जिसमें जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, ये पार्ट हो गया, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे अगर आप चाहें तो बॉन्ड लेंथ कर सकते हैं। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी रिएक्टेंट में, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है तो आसानी से उसकी ब्रेकिंग हो सकती है और आसानी से वो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। ये पार्ट हो गया। मतलब क्या है कि अगर आपके रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनमें से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। अगर आपका रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। इस वजह से ये पार्ट आप दिमाग में रखें, नेचर ऑफ रिएक्टेंट मैटर करता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। सेकेंड पार्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान दीजिए भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर आपने लार्ज क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट लिया हुआ है तो उन रिएक्टेंट के बीच में फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन्स भी ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा कॉलिजन होगा तो ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा, जितना ज़्यादा कॉलिजन होता है उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है और उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। सिंपल थिंग है, लेस क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट लेंगे तो लेस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट भी मिलेगा। लार्ज क्वांटिटी ऑफ अगर आप ले लेते हैं रिएक्टेंट तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट भी मिलेगा,
हाँ, उसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन का पार्ट देखना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर ज़्यादा होता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी आपको ज़्यादा मिलेगा, और ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, क्योंकि इसके केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन ज़्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है रिएक्टेंट्स का तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होती है। थर्ड पॉइंट, ठीक है भाई। एक हो गया आपको सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, अब ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं एक जो वुड ब्लॉक होता है, वुड ब्लॉक ये ले लिया भाई, वुड ब्लॉक ले लिया ये पार्ट, ठीक है। अगर इस वुड को बर्न करना चाहें तो इमीडिएटली या आसानी से ये फायर को कैच नहीं करेगा, ठीक है। अगर इसी वुड ब्लॉक को कट कर दीजिए, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में कट कर दीजिए, स्मॉल स्मॉल पीसेज में कट कर देंगे, स्मॉल स्मॉल पीसेज में, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉल स्मॉल पीसेज में करेंगे तो ये इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा स्मॉल स्मॉल पीसेज में। अब इसको लिट करिए, आसानी से फायर कैच कर लेगा। रीज़न क्या है कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया। यही रीज़न है कि जो वेजिटेबल मार्केट से लाई जाती है उसको हमेशा कट करके कुक किया जाता है ताकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाती है, रेट ऑफ कुकिंग ज़्यादा हो जाता है, रेट ऑफ कुकिंग ज़्यादा हो जाता है। तो जिस किसी भी रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शंस भी ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन या हायर इज द सरफेस एरिया, हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है भाई। अगर मैं फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करूं तो टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर, ठीक है भाई, ये टेम्परेचर टी। तो टेम्परेचर का तो रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बेसिकली इन रेट ऑफ रिएक्शन। हमेशा हम जब कभी कोई रिएक्शन से कोई स्टेट में होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन्स भी इंक्रीज हो जाता है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे शुगर अगर वाटर में डालेंगे फिर इसको हीट करेंगे तो शुगर जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा। कोल्ड वाटर में डालेंगे जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है तो शुगर जल्दी वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। अगर हॉट वाटर में डालते हैं शुगर आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। रीजन क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये पार्ट हो गया। हायर इज द टेम्परेचर हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर फिफ्थ जो फैक्टर है कैटलिस्ट हो गया, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट हो गया, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी करते हैं, जैसे आपका नेगेटिव कैटलिस्ट हो गया, ठीक है। पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज कर देते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीज कर देते हैं। कैटलिस्ट के बारे में आप लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज कर देते हैं। तो ये भी कैटलिस्ट एक जो सब्सटेंस है विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, इट इज नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, ठीक है, बट इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच इज नॉट कंज्यूम्ड इन ए केमिकल रिएक्शन बट इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। शुरुआत में अगर आप 20 ग्राम आप, या 20 ग्राम तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो गया, 1 ग्राम है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज इनफ टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है भाई। तो कैटलिस्ट द प्रेजेंस ऑफ एफ ए कैटलिस्ट affect the rate of reaction, affect the rate of a reaction, ठीक है भाई। अच्छा, इसको ग्राफिकल पार्ट में रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, ग्राफिकल पार्ट से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, क्योंकि अगर मैं ग्राफिकल पार्ट रिप्रेजेंट करता हूं तो वहां पर एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, अभी एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी केमिकल कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने डील नहीं किया हुआ है, अभी डिस्कस नहीं किया हुआ, तो हो सकता है कि वो पार्ट आप सोचने लगें कि ये नया टर्म कहाँ से आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हम बातचीत करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैटलिस्ट अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जो आपका तो सिक्स्थ फैक्टर है दैट इज लाइट। जो आपकी यूवी लाइट होती है या विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट, तो ये भी रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करती हैं। कई सारी केमिकल रिएक्शन हैं जो यूवी लाइट या विजिबल लाइट के प्रेजेंस में होती हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ये रिएक्शन आपकी होती है प्लांट्स जो अपना फूड कुकिंग करते हैं, तो क्या होता है भाई, उसमें मिल्स कुकिंग करते हैं तो कैसे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करते हैं, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। तो ये लाइट आल्सो, ये अल्ट्रावायलेट लाइट या विजिबल लाइट आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ये चीज़ आप दिमाग में रखें, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जैसे अगर आप लोगों ने एल्केन में देखा होगा, ये CH4
ये Cl2 हो गया, ये HV हो गया, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो क्या इसमें क्या हो जाता है भाई, ये हो जाएगा बस CH और ये CH3 Cl हो जाएगा और ये HCl हो जाता है, HCl, ये रिएक्शन कुछ हो जाती है क्लोरीनेशन। अब ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है, तो इसमें से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, तो ये भी आपका इन प्रेजेंस ऑफ हीट ये रिएक्शन अफेक्ट करती है। अब ध्यान दीजिए भाई, इन जनरल हम लोगों ने सीखा हुआ है कि टेम्परेचर्स को इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है, और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाती है। अगर इंटरनल मैकेनिज्म के बारे में अगर आप सीखना चाहें कि जो टेम्परेचर जो होता है हाउ इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, तो इस पार्ट को अगर आपको सीखना है तो आपको सीखना पड़ेगा कौन सा, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। दैट इज वन मोर टॉपिक इज दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।